नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लक्ष्य को पूरा करने में जिले फिसड्डी साबित हो रहे हैं। हाल यह है कि ग्रामीण विकास विभाग ने जो प्रतिदिन लक्ष्य आवंटित किए थे, उसमें से महज 39% लक्ष्य ही जिलों ने हासिल किए हैं। लिहाजा अब जिला कलेक्टरों को विभाग ने 31 मार्च 2019 तक अपूर्ण आवासों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे कैसे सच होगा आवास का सपना? टारगेट हासिल करने में जिले फिसड्डी, ग्रामीण इलाकों में टारगेट काफी पीछे। पीएम का सपना राजस्थान में फेल हो रहा है। जी हां, ये सपना सियासी नहीं, गरीबों के सिर पर एक आशियाने का है। लेकिन टारगेट को पूरा करने में मरुधरा के जिले काफी पीछे हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण से जुड़े लक्ष्य को पूरा करने में जिले फिसड्डी। महज 39% लक्ष्य ही जिलों ने किया हासिल। ग्रामीण विकास विभाग ने जिला कलेक्टरों को 31 मार्च 2019 तक अपूर्ण 1,37,803 आवासों को पूरा करने का निर्देश दिया। इस वित्तीय साल में करीब 6,87,000 आवासों को पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन करीब 5.5 लाख आवास का लक्ष्य ही पूरा हो सका। योजना के तहत लक्ष्य हासिल करने में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जिला कलेक्टरों को भी ये निर्देश दे दिया गया है कि साल 2018 से 19 की बकाया 893 स्वीकृतियां भी जारी की जाएं। दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सीएम अशोक गहलोत कल जयपुर वासियों को 2 बड़ी सौगात देंगे। सीएम RUHS मेडिकल कॉलेज से संबद्ध प्रताप नगर में 500 बेड वाले अस्पताल का लोकार्पण तो करेंगे ही, सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में श्रीराम कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। पांच मार्च को प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में उस वक्त नया अध्याय जुड़ जाएगा जब सीएम अशोक गहलोत 2 स्वास्थ्य संस्थानों का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। पहला कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे होगा, जब सीएम सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में श्रीराम कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जबकि 12:30 बजे वो RUHS मेडिकल कॉलेज के 500 बेड वाले अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। 14 लाख वर्ग फीट में फैले इस अस्पताल का निर्माण 111 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस अस्पताल का न सिर्फ जयपुर बल्कि आसपास के जिलों को भी लाभ मिलेगा, जिससे प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल पर भी मरीजों का दबाव कम होगा। RUHS मेडिकल कॉलेज से संबद्ध होने के कारण इस अस्पताल में उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध होंगी। RUHS मेडिकल कॉलेज से संबद्ध इस नए 500 बेड वाले अस्पताल के लिए फिलहाल राजकीय जयपुरिया अस्पताल से 50% स्टाफ लगाए गए हैं, जबकि बाकी स्टाफ के लिए भर्ती प्रक्रियाधीन है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बात महात्मा गांधी अस्पताल में नवनिर्मित बहुमंजिला श्रीराम कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर की करें तो यहाँ कैंसर के इलाज के लिए अत्याधुनिक मशीन और उपकरण लगाए गए हैं। इस सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोसर्जरी और रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ इम्यूनोथेरेपी और मॉलिक्यूलर थेरेपी के जरिए कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू की गई है। कुल मिलाकर मंगलवार प्रदेश के लोगों के लिए मंगल स्वास्थ्य संदेश वाला साबित होगा। न्यूज 18 के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात मुर्तजा अली की, जो पेशे से साइंटिस्ट हैं। पुलवामा शहीदों के लिए जिसने 110 करोड़ मदद की पेशकश की है और अब कोटा के कायाकल्प का भी बीड़ा उठाया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोटा का असली कर्मवीर, मरुधरा का सबसे बड़ा भामाशाह, सेवा भाव जिसकी रग रग में है, अब कोटा का कायाकल्प करेगा मुर्तजा। 1-2 नहीं, पूरे
110 करोड़ शहीदों की मदद की पेशकश करने वाला मुर्तजा अली इन दिनों कोटा में सुर्खियां बने हुए हैं। पेशे से साइंटिस्ट मुर्तजा सिर्फ शहीदों के लिए ही नहीं, कोटा के कायाकल्प के लिए भी आगे आए हैं। आखिर मुर्तजा अली सुर्खियों में क्यों हैं, हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर मुर्तजा अली हैं कौन। मुर्तजा अली ने राष्ट्रीय राहत कोष में 110 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। शहीदों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 110 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की पेशकश की। पीएमओ में मेल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा। पीएमओ ने 2-3 दिन में मीटिंग फिक्स करने का जवाब भेजा है। अपनी टैक्स बिल आय से 110 करोड़ रुपए की सहायता राशि देंगे मुर्तजा। कोटा निवासी मुर्तजा अली मुंबई में साइंटिस्ट हैं। मुर्तजा ने फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इजाद किया है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए जीपीएस, कैमरा या अन्य किसी उपकरण के बगैर ही किसी भी वाहन को ट्रेस किया जा सकता है। अब मुर्तजा अली ने कोटा में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। कोटा में 7 स्टार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाने का मुर्तजा का दावा। इसके लिए कोटा में करीब 50 बीघा जमीन भी मुर्तजा ने खरीद ली है। हॉस्पिटल के निर्माण में करीब 200 से 250 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस के तर्ज पर होगा हॉस्पिटल का संचालन। हॉस्पिटल का सारा खर्च मुर्तजा खुद वहन करेंगे। देश भर के 151 बेरोजगार युवकों को मुफ्त ट्रक भी देंगे मुर्तजा। ये फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी है। इसमें बिना जीपीएस के या जीपीआरएस के या कैमरे के हम सैटेलाइट के माध्यम से रोड पे चलने वाली हर गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, उसकी गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं। तो इससे सरकार को आर्थिक सहायता भी मिलेगी और सुरक्षा के क्षेत्र में भी हम काफ़ी बेहतर खड़े होंगे। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये टेक्नोलॉजी अगर एक्सेप्टेबल होती सरकार के द्वारा तो फ्यूल रेडिएशन के माध्यम से हम उस गाड़ी के एक्सप्लोसिव का पता लगा लेते और समय रहते उस गाड़ी को रोक लिया जाता, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। मुर्तजा अली के दावे में अगर दम है तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि मुर्तजा आने वाले समय में कोटा के सबसे बड़े रहनुमा के तौर पर सामने आ सकते हैं। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए शाकिर अली की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले तबादलों की आस में बैठे शिक्षकों को मायूस होना पड़ सकता है, क्योंकि शिक्षकों के तबादलों को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि शिक्षक अभी भी जो आस लगाए बैठे हुए हैं। ऐसे मत करो मेरे भाई, दोस्त हो मेरे, ऐसे मत करो। हाँ तो ठीक है, कर देंगे ना, कह दिया ना। इन दिनों शिक्षक स्कूल में कम, मंत्री दरबार में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कोई तबादले की अर्जी मंत्री जी को थमा रहा है तो कोई पैर छूकर आशीर्वाद पाने की जुगाड़ में जुटा है। भाई मंत्री जी करें तो क्या करें, जितना वर्ष चला उतने अधिकारी तो बदल डाले, लेकिन आखिरी सत्र में शिक्षकों को इधर से उधर कर कोई विवाद मोल लेना नहीं चाहते। देखिए, जो अधिकारी वर्ग के तबादले हैं वो हमने किए हैं आचार संहिता से पहले। तमाम एसीबीओ, सीबीओ, डीओ, एडी, एडिशनल डीओ या जिला शिक्षा अधिकारी, सीडीओ, ये सब जो ऊपर के केडर के अधिकारी वर्ग के ट्रांसफ़र हैं वो ट्रांसफ़र हम लोग शिक्षा विभाग में कर रहे हैं। और उसके बाद में आने वाले समय में, चूँकि परीक्षाओं का समय है, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी अध्यापकों का, चाहे वो प्रिंसिपल हों, वरिष्ठ अध्यापक हों, चाहे वो कुछ भी हों, उनको ज़्यादा किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। एक तरफ बोर्ड की परीक्षाएं दस्तक दे रही है तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई पड़ रही है। ऐसे में सरकार तबादलों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती। हालांकि मंत्री जी आश्वासन जरूर दे रहे हैं। खुशी की बात यह है कि फिलहाल शिक्षक संघ सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। क्योंकि परीक्षाओं का समय है, इसलिए बहुत लिमिटेड ट्रांसफ़र हम लोग
कर पाएंगे। बाकी अधिकारी वर्ग के सारे ट्रांसफ़र करेंगे और आने वाली मई जून की छुट्टियों में जो है वो उसको देख करके आगे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, इस पर का पूरा ख्याल रखा जाए। तो सामने बोर्ड की परीक्षाएं भी है, लोकसभा का चुनाव भी है, कई लाखों की संख्या में शिक्षक हमारे BLO बने हुए हैं, लाखों की संख्या में हमारे जो टीचर्स हैं वो चुनाव कराएंगे। ऐसे में सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। बहरहाल मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के सिविल लाइंस आवास पर इन दिनों खूब आमदोर रफ्त है। देखना है गुरुजी की हसरतें फाइलों में दबकर रह जाती हैं या फिर तबादला सूची में उनकी जगह बन पाती है। गहलोत सरकार के सत्ता संभालने के साथ ही टीचर्स भी तबादला कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मगर कामयाबी उन्हें ही मिली है जिनकी अप्रोच या तो प्रभावशाली मंत्री से है या फिर विधायक से। जाहिर है अब भी हजारों शिक्षक तबादले के लिए कतार में खड़े हैं, मगर उन्हें गर्मियों तक का इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सोन शर्मा के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश में औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्यपाल की स्वीकृति के साथ ही प्रदेश में MSME अध्यादेश जारी हो गया, यानी अब प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन प्रपत्र भरकर उद्यमी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। साथ ही उद्यमियों को 3 साल तक सरकारी स्वीकृति और निरीक्षणों से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके लिए 6 महीने में स्वीकृतियां लेनी होंगी। बीजेपी का मिशन 25 पर मंथन जारी है। एक तरफ जहां पार्टी संगठन महामंत्री रामलाल को लोकसभा चुनाव लड़वाने के मूड में है, तो वहीं वसुंधरा राजे अपने पुत्र दुष्यंत राजे को लोकसभा में चुनाव लड़वाना चाहती हैं। इसी सिलसिले में वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और चुनाव प्रभारी जावड़ेकर से भी मुलाकात कर सकती हैं। केंद्र सरकार की योजना को लागू करने में देरी के आरोप के बाद अब प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। इसके लिए गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार की श्रम योगी मानधन योजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू कर दी है। – 2019 के चुनावी महासमर में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती हैं जिससे मिशन 25 को फतह करने की राह में मुश्किल आए। इसलिए केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार जनता पर मेहरबानी कर रही है। अब केंद्र सरकार की ओर से 5 मार्च को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च की जाएगी। लिहाजा इस बार पहले से सतर्क प्रदेश सरकार ने इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें मुख्य सचिव ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रम योगी मानधन योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को रजिस्टर्ड करने के निर्देश दिए हैं। ने सभी विभागों की जो समन्वय समिति की बैठक ली है, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से सभी विभागों को अपील की है कि वे लोग अपने अपने विभागों से संबंधित असंगठित श्रमिकों को इसका लाभ दिलाएं। जैसे कि NHM में आशा सहयोगिनियां यशोदाएं हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहयोगिनीज हैं, और इसी तरह से नरेगा के बहुत सारे श्रमिक हैं और विभिन्न इंडस्ट्रीज में काम करने वाले श्रमिक हैं जो कि हैंडलूम से संबंधित हो सकते हैं, लेदर इंडस्ट्री से संबंधित हो सकते हैं। तो ये योजना काफी अच्छी है। आइए अब आपको बताते हैं केंद्र सरकार की श्रम योगी मानधन योजना के तहत कितने लोगों को और कैसे फायदा मिलेगा। प्रदेश के करीब 6 लाख श्रमिकों को इस योजना का मिलेगा लाभ। 18 साल की उम्र के श्रमिकों को हर महीने 55 रुपए जमा करने होंगे। 40 साल की उम्र में योजना को शुरू करने पर 200 रुपए हर महीने जमा करने होंगे। श्रमिकों के बराबर ही केंद्र सरकार अंशदान जमा कराएगी। 60 साल के होते ही श्रमिकों को 3000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी। आवेदन करने वाले की मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने वाले की उम्र 40 से कम होनी चाहिए। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का काम 15 फरवरी से शुरू हो चुका है। श्रम योगी मानधन योजना के तहत भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, NHM में कार्यरत संविदा कर्मी, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी समेत दिहाड़ी मजदूरों को लाभ मिलेगा।
प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना के तहत श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक महज 6000 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन ही हो सका है। हालांकि अब इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के काम में तेजी लाई जा रही है, ताकि पहले की तरह केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में प्रदेश सरकार पर सवाल न उठ सकें। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बाड़मेर में सेन समाज के दर्जनों युवाओं ने शहीदों के परिजनों की सहायता के लिए अनोखी पहल की। इन लोगों ने एक दिन के लिए शहर के गांधी चौक में शिविर खोले और कटिंग शेविंग से मिली रकम को सहायता कोष में दान कर दिया। लोगों ने भी सेन समाज के इस पहल को हाथों हाथ लिया और कटिंग करवाने के बाद किसी ने 200 तो किसी ने 500 तो कई लोगों ने हजार रुपए तक सहायता कोष में दिए। इस शिविर को सफल बनाने के लिए पिछले 4 दिनों से शहर में कई जगह पोस्टर लगाकर लोगों से अपील की गई थी कि कटिंग और शेविंग करवाने के लिए गांधी चौक आएं, जहां पर उनकी शेविंग और कटिंग सेन समाज निस्वार्थ भाव से करेगा। अगर उनकी इच्छा हो तो वह पैसा शहीद परिवारों के लिए दे सकते हैं। इस आयोजन में देखते देखते हजारों रुपए जमा हो गए। के लिए जिन्होंने अपना प्राण न्योछावर कर दिए, तो हमारे मन में ये जज्बा था कि उन शहीद परिवारों के हितार्थ में हम कुछ एक अनूठी पहल करें। तो हमारे सेन समाज बाड़मेर के युवाओं ने सबने मिल के और एक ये पहल करी कि भाई हम क्या कर सकते हैं, तो एक शिविर लगाएं ताकि सभी में ये मैसेज जाए कि भाई सेन समाज भी शहीद परिवारों के प्रति जागरूक है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है, मुस्लिम और दलितों को नजरअंदाज कर रही है। एसडीपीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और जमकर आरोप लगाए। पार्टी अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान तो गाय पर हो रही वोट बैंक की राजनीति पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिसकी आस्था है वो खुद संभाले। उधर दूसरी तरफ सरकार ने जब कांग्रेस सरकार द्वारा ना तो जन घोषणा पत्र में घोषणा की गई है कि दरअसल जिस तरीके से हम लोगों ने 3 मुद्दे हमारे स्पेशली इस बार सरकार से रहे हैं और इसी के बेस पे ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बनाने में हमारा खुद का एक ऐसा रोल रहा है। हम लोगों ने फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए एक तरह से सपोर्ट किया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार उन तमाम चीज़ों को जो कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जो कि ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको कि हर तरीके से कहीं ना कहीं दबाया जाता है, उन लोगों की बात को उठाया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिनको गाय में श्रद्धा है वो अपनी श्रद्धा अपने तक ही रखे, इसको सरकारी बोझ क्यों बनाया जाए। तो जिस प्रकार से अखबार में ही खबरें आई हैं कि उसमें काफ़ी लोग खुद बयान दे रहे हैं कि हम लोग एक विशेष विचारधारा के लोग हैं और हम कतई कांग्रेस को वोट नहीं देंगे या हम तो फलां पार्टी को ही वोट देंगे। तो गाय एक श्रद्धा का विषय हो सकता है। जिनको गाय से बहुत प्रेम है वो अपने पास खुद गाय को पालें। भ्रूण लिंग की जांच करना गैर कानूनी अपराध है। झुंझुनू के खेतड़ी में जोर शोर से भ्रूण लिंग जांच का कारोबार चल रहा है, जिसका पीसीपीएनडीटी ने पर्दाफाश किया। अवधेश पांडे और महेंद्र चौधरी नाम के ये दोनों युवक कारोबार चला रहे थे। पीसीपीएनडीटी की टीम ने इस मामले की जांच के लिए एक महिला को भेजा, जिसने इन दोनों आरोपियों से भ्रूण जांच के लिए 35,000 रुपए लिए। टीम ने मौका पाकर दोनों लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। जहां ये कारोबार चल रहा था वहां का मकान मालिक फरार है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से परिधान प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बता दें कि एमएसएमई विकास संस्थान परिसर में 9 और 10 मार्च को इस प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इसको लेकर एमएसएमई विकास संस्थान के निदेशक एमके सारस्वत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें प्रदर्शनी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर के गारमेंट्स निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे।
खबर कोटा से है, जहां कुन्हाड़ी के थर्मल चौराहे की नहर में डूबने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। ये दंपत्ति चंबल कॉलोनी के रहने वाले थे। मामले पर परिजनों का कहना है कि पत्नी का जहां नहाते समय पैर फिसल गया, तो वहीं उसको बचाने के चक्कर में पति ने भी नहर में छलांग लगा दी। दोनों की मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है। सरदार शहर का 31-21 ग्रुप ने एक अनूठी पहल की है। यहां 31-21 ग्रुप ने शिवरात्रि के पावन दिन पर गरीब बच्चों और के बीच दूध और फल बांटे। ये ग्रुप हर बार कुछ नया करने की कोशिश करता है और इनके इस नेक काम के प्रदेश में हर जगह चर्चे हो रहे हैं। जयपुर की खुशबू कंवर ने न केवल प्रदेश का बल्कि देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। मेजर खुशबू ने 26 जनवरी को परेड के दौरान सेना का नेतृत्व किया था। अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को देते हुए खुशबू ने कहा कि हम 21वीं सदी में हैं। यहां पर बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, बस देश सर्वोपरि है। जयपुर में नन्हे बच्चों की प्रतिभा को मंच देने के लिए इंडिया किड्स फैशन वॉक का आयोजन होगा। इस फैशन वॉक में 3 से 16 साल तक के बच्चे भाग ले सकेंगे। बता दें कि ये राजस्थान का ऐसा अनूठा शो है जिसमें फैशन डिजाइनर्स को अपना कलेक्शन दिखाने का मौका मिलता है। बगैर सीमेंट और गारे की मदद के पत्थर या ईंटों को एक दूसरे पर रखकर एक छोटा घर तो बन सकता है, लेकिन क्या 3 मंजिला मंदिर बनना संभव है? नहीं ना। लेकिन हम लेकर चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर में, जहां एक मंदिर सदियों से खड़ा है, वो भी बिना सीमेंट और गारे के। वागड़ का ये शिव मंदिर बेहद खास है। बिना सीमेंट गारे के बना है देव सोमनाथ मंदिर। शिवरात्रि पर यहां सजता है औघड़दानी का दरबार। मंदिर में भक्तों की हर मनोकामना होती है पूरी। देवों के देव महादेव का ये मंदिर बेहद खास है। कहते हैं इस मंदिर में भोले का जो भी भक्त आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। मंदिर में आने वाले अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं भगवान शंकर। डूंगरपुर से उत्तर पूर्व में 15 किलोमीटर दूर सोम नदी के मुहाने पर स्थित देव सोमनाथ मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं है। मंदिर देवगांव में स्थित है, जो डूंगरपुर से 24 किलोमीटर दूर है। सोम नदी के किनारे स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बिना सीमेंट और गारे के बना है मंदिर। पत्थरों को ऐसे फंसाया गया कि वो हिल नहीं सकते। 150 स्तंभों पर खड़ा है 3 मंजिला देवालय। मंदिर का हर स्तंभ कलापूर्ण है। आकर्षण का केंद्र है सभा मंडप के अलंकृत तोरण। पूर्व, उत्तर और दक्षिण से है प्रवेश द्वार। और सन 1440 से बनकर 1447 तक में बनवाया गया कंप्लीटली। और पुराना ऐतिहासिक मंदिर है और किद्वंती के अनुसार में ये मंदिर एक रात में बनाया गया है। इस मंदिर में न तो चूना है न सीमेंट है, सिर्फ फोल्डिंग सिस्टम से बनाया गया है। ये मार्बल पत्थर से बना हुआ है, बड़ौदा की खान का पत्थर है, सफेद व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। हाँ, बहुत अरसा होने के बाद में इसका पिलासपन आ गया है। 76 खंबे है इसके मंदिर के अंदर, 76 खंबे। हाँ, 35 तोरण थे इसके, सब टूट गए। सीमेंट नहीं है, रेती नहीं है, ईंट नहीं है, कोई नहीं है। पत्थर के ऊपर पत्थर से मंदिर बना हुआ है। देव सोमनाथ में महाशिवरात्रि के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। भोले के भक्त अपने भगवान के दर्शनों के लिए दूर दूर से पैदल चलकर आते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और शिव से सुख समृद्धि का
आशीर्वाद पाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ महामेले का भी आयोजन होता है, लेकिन अब इस मंदिर का मार्बल बिखर रहा है, पत्थर सरक रहे हैं, जिससे कई जगह मंदिर क्षतिग्रस्त हो रहा है और पुरातत्व विभाग की अनदेखी पर स्थानीय खासे नाराज हैं। आज वो उसी स्थिति में आ गई है कि सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया, पर सरकार इस पर ध्यान दे नहीं पा रही है। लोकल लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए कुछ होना चाहिए, पर पुरातत्व विभाग बता रहा है कि जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उसको रहने दें। तो इससे क्या हो रहा है, इस मंदिर का जो अस्तित्व है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यहाँ से जैसे कोई लोग बाहर से आते हैं, वो चाहते हैं हम साफ सफाई करवा लें या रंग रोगन करवाएं, रंग रोहन भी नहीं करने दे रहे हैं, कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। बाकी कई ऐसे दान देता हैं जो इस मंदिर को डेवलप करना चाहते हैं, मंदिर के चारों तरफ विकास के लिए करना चाह रहे हैं। देव सोमनाथ मंदिर से न सिर्फ डूंगरपुर बल्कि दुनिया जहान की आस्था जुड़ी है। ऐसे में इस प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर के संरक्षण की आवश्यकता समय की मांग है। क्या पुरातत्व विभाग इस दिशा में कदम बढ़ाएगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पंवार की रिपोर्ट।